हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी पॉलिटी एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है फॉर एपीपीएससी। और इसी सीरीज में इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल राइट्स का सेकंड पार्ट है, राइट? इससे पहले कुछ अच्छे एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और उसी सीक्वेंस में आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल राइट का जो फंडामेंटल राइट में हमें राइट मिला हुआ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट? तो इनमें से जो ये गिवन ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यस, ये तो सही है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नो। Untouchability is given under Article 17. Abolition of untouchability is given under Article 17. वो right to equality वो उसके अंडर में आता है, right to equality, right? Protection of the interest of minorities, no. ये cultural और educational right में आता है, protection of the interest of minorities. And option D is prohibition of employment of children in factories and mines, yes. This is the right option. So A and D, ये देखते हैं नीचे ऑप्शन क्या है। Which of the following envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Prohibition of traffic in human. Here both the options are correct, right? ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन डी तो नीचे कोड रहा होगा जो कि टाइपिंग एरर की वजह से नहीं दिख रहा है, राइट? हियर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट। ओके, तो यहां आंसर ए और डी हो जाएगा। यहां पे नीचे ऑप्शन ऐसे रहे होंगे कि ए ओनली, ए बी सी ओनली, ए बी सी डी, राइट? बट वो टाइपिंग एरर की वजह से नहीं आ रहा है। बट मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑप्शन ए एंड डी both are correct, right? Both are related with right against exploitation. Okay, now let's move to the next question which is on your screen. Which provision of the fundamental right is directly related to the exploitation of children? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इट इज आर्टिकल 24, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? इट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, हैजार्डस वर्क एक्सेट्रा। ओके, सो डायरेक्टली विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? इट इज आर्टिकल 24। ओके, तो ये एक इजी क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर यहां आर्टिकल 24 की बात आ गई। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड। अभी जो बात मैंने लास्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में की, प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन factories related to hazardous work. Such prohibition is absolute prohibition, partial prohibition, reasonable prohibition, moral prohibition. No, it is not moral prohibition. ये morality की बात नहीं है,
It is constitutional obligation. In fact, reasonable prohibition, no. Partial, no. It is absolute prohibition. मतलब छोटे बच्चों को अंडर एज, अंडर 14 ईयर के बच्चों को फैक्ट्रीज में या हैजार्डस वर्क में एम्प्लॉय नहीं करना है, उनको उसमें एंगेज नहीं करना है. दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 24, राइट? So option A is right answer here. Let's move to next question. Which article of the Constitution provides protection to the accused regarding conviction from double bar and self incrimination, right? Okay, देखो, जो आर्टिकल 20 है वो एक्यूज्ड को 3 तरह के प्रोटेक्शन देता है, राइट? अगर आप किसी भी क्राइम में एक्यूज्ड हैं, राइट, इफ यू आर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, अगर आप किसी भी क्राइम में एक्यूज हैं तो आपको 3 तरह की प्रोटेक्शन मिलती है. क्या? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, राइट? मतलब क्रिमिनल लॉस बैक डेट से इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते, यही इसका मतलब है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस. सेकंड प्रोटेक्शन देता है नो डबल जीओपार्डी, राइट? जिसको यहां पे डबल बार लिखा है, बोथ आर सेम. डबल जीओपार्डी, इट सिंपली मीन्स व्हाट? यू कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. एक ही अपराध के लिए आपको एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी, राइट? सो इट इज नो डबल जीओपार्डी गिवन इन आर्टिकल 20 क्लॉज 2. एंड थर्ड इज नो सेल्फ incrimination, right? No self incrimination. This is very interesting. आपको खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए और गवाही देने के लिए आपको कॉम्पेल नहीं किया जाएगा, राइट? इट मींस व्हाट? जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें क्या माना जाता है? यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा है, अगर कोई इफ समवन इज कन्विक्टेड फॉर द क्राइम, अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगा है तो ये मानते हैं कि जब तक वो एलिगेशन प्रूव ना हो जाए तब तक वो इनोसेंट है, राइट? एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ अथॉरिटीज टू प्रूव हिम गिल्टी. वो खुद अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए आप उसे कॉम्पेल नहीं कर सकते हैं, राइट? अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए या अपने अगेंस्ट गवाही देने के लिए आप उसे कॉम्पेल नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एक्यूज्ड रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन? इट इज आर्टिकल 20, राइट? 20 में यही 3 बातें की गई हैं. ओके, तो मैंने पूरा आर्टिकल 20 ही आपको एक्सप्लेन कर दिया. इट इज आर्टिकल 20. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An accused of any offense cannot be compelled to be witness against himself. जो आपको लास्ट क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन किया आर्टिकल 20, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है. compelled to be witness against himself. Which article of the Indian Constitution provide for this? तो लास्ट क्वेश्चन में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया इसको. इट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 3. देखो यहाँ पे क्लॉज के हिसाब से दिया है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, राइट? जैसे हमने यहां पे लास्ट क्वेश्चन में, अच्छा ये तो इरेज हो गया. जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना कि 20 क्लॉज 1
is what? No ex post facto loss. 20 clause 2 is no double jeopardy or no double bar, and 20 clause 3 is no self incrimination, right? So here the right answer is option A. Right answer is option A, 20 clause 3. Okay, let's move to the next question, which is on your screen now. No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than one. ये भी आर्टिकल 20 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है. मोर देन वंस, अंडर विच आर्टिकल द एबव प्रिजर्वेशन ऑफ कन्विक्शन फॉर क्राइम इज गिवन. हम पहले ही इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. इट इज आर्टिकल 20, राइट? तो आर्टिकल 20 से मैंने इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए कि अब तो ये आपको याद ही हो गया होगा. आर्टिकल 20, उसके तीनों क्लॉज यहाँ पे मैंने तीनों क्लॉज से क्वेश्चन सेट किए हैं. तो अब तो ये आपको, आई होप ये आपको, ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही आपको मेमोराइज हो गया होगा. ओके, तो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 20. Now, next question is, which article gives safeguard to fundamental rights of arrested person? Yes. क्या जो अरेस्टेड पर्सन होते हैं, जिन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, क्या उनके भी राइट्स होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक तो उसने कोई क्राइम किया होगा तब उसे अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसके क्या राइट? नो, उसके भी राइट होते हैं, राइट? और उसके राइट कहां पे दिए हुए हैं? अंडर आर्टिकल 22, राइट? सेफगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. जैसे कि अगर आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो अथॉरिटी है, मतलब जो पुलिस है, उसे पहले यह बताना पड़ेगा कि उसके अरेस्ट का ग्राउंड क्या है, मतलब व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट और व्हाट इज द रीजन फॉर हिज अरेस्ट, राइट? फिर उसे एक लीगल प्रैक्टिशनर से उसकी हेल्प लेने की उसको राइट होगा. तो ये सारे जो राइट हैं, राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, वो कहां पे दिए हुए हैं? अंडर आर्टिकल 22. सो हियर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट a person can be arrested without trial. प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन टू प्रिवेंट अ क्राइम, राइट? एक तो डिटेंशन होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, मतलब क्राइम हो चुका है और जिसके ऊपर एलिगेशन है उसको हम डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, राइट? उसे बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन. एंड व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? क्राइम अभी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा एप्रीहेंशन है कि सम इंडिविजुअल XYZ, अगर उसे फ्री छोड़ दिया जाए तो वो इस तरह का कोई इस तरह का क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल एक्ट उसको अंजाम दे सकता है, तो उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन. ओके, और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के अंडर में किसी पर्सन को मैक्सिमम कितने समय तक अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट ट्रायल, राइट? तो ऐसे लॉज आमतौर पर बहुत टफ होते हैं. प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज हैं, जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको. UAPA, राइट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. दीज लॉज आर लॉज मेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन. इसके अंडर विदाउट ट्रायल कितने समय के लिए अरेस्ट किया जा सकता है? फॉर 3 months, राइट? फॉर 3 months. जैसे अभी सोनम वांगचुक को जो अरेस्ट किया गया है,
वो उनके ऊपर एनएसए ही लगा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, विच इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, राइट? So right answer is option B. Let's move to the next question. With reference to India, consider the following statement. देखते हैं. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his/her right. No, this option is not correct. Parole, parole, parole is never a right. ये एक फैसिलिटी है जो आपको दी जा रही है. जैसे आपके ऊपर केस अभी चल रहा है, पैरोल, इसे हिंदी में जमानत कहते हैं, जमानत पे छोड़ देना. जैसे आपके ऊपर अभी केस चल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन, राइट? लेकिन चूंकि आपको बाद में रखने से आपकी लिबर्टी इंफ्रिंज हो रही है, और अगर अथॉरिटीज को ऐसा लगता है कि आपको बाहर छोड़ देने से कोई ऐसा इमिटेंट डेंजर नहीं है, तो वो आपको जमानत पे रिहा कर सकते हैं. बट दिस इज नॉट अ राइट. ये राइट नहीं है आपका, राइट? तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट. सेकंड क्या है? स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल. यस, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है. हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना पैरोल के नियम होती है, ठीक है? ये स्टेट लेजिस्लेचर अपने अकॉर्डिंग बना सकती है. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? टू ओनली. ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है? अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन ए सही नहीं है. पैरोल इज नॉट अ राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स. अच्छा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इनमें से क्या शामिल है? ओके, फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यस, ये है. राइट टू वियर एंड कैरी कृपान बाय द सिख, यस, अंडर आर्टिकल 25 में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जिसमें ये बात बोली गई है कि सिख कैन कैरी ए कृपान विथ देम. स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म, यस, ये भी है. राइट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ पीपल बाय रिलीजियस बॉडीज, नो, देयर इज नो राइट टू कन्वर्जन. You have right to propagate your religion, but you don't have right to convert. आप अपने रिलीजन के टेनेट्स किसी को बताइए, वो इंप्रेस हो, वो अपने रिलीजन को खुद कन्वर्ट हो जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट यू डोंट हैव राइट टू कन्वर्ट अदर, राइट? सो ये 4 नहीं है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर राइट. यहां पे पहला ऑप्शन ए इज राइट आंसर. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. फोर्थ इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग ऑफ कृपान, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, वियरिंग ऑफ कृपान बाय द सिख इज डीम्ड एज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. वियरिंग ऑफ कृपान बाय सिख, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो सिख होते हैं, अक्सर आपने ध्यान दिया हो तो वो एक छोटा कृपान, तो स्वॉर्ड को ऐसे बोलते हैं, बट वो एक छोटा सा उसका एक नाइफ टाइप का वो अपने पास रखते हैं, राइट? हम नॉर्मल जो नॉन सिख है वो नहीं रख सकते, बट ये उनकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो इनको इस बात की छूट मिली हुई है. इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 25. अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको डिस्कस किया. सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. The word Hindu in Article 25 of the Constitution of India does not include. Okay? बुद्धिस्ट यस, जैन्स यस, सिख यस, पारसी उसमें शामिल नहीं है, राइट? आर्टिकल 25 में दिया हुआ है, जहां सोशल रिफॉर्म की बात की गई है, कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जैन, बौद्ध और सिख ये भी शामिल माने जाएंगे, पारसी उसमें शामिल नहीं है. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी.
Next question on your screen is this now. According to Article 25 of the Constitution, right to freedom of religion. The right to freedom of religion is not subject to. It is subject to public order, yes. Health, yes. Morality, humanism. ह्यूमनिज्म की बात नहीं की गई है. ओके. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू. जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू का क्या मतलब है? यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजियस वॉट एवर गिवन इन योर रिलीजन. आप अपने रिलीजन कल्चर उसको फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. सब्जेक्ट टू दिस पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. राइट. अब जैसे मान लो कि आप पूजा कर रहे हैं, जोर जोर से भजन गा रहे हैं और बगल में हॉस्पिटल है, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये अलाउड नहीं है. राइट. ह्यूमनिज्म उसमें ग्राउंड नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमनिज्म का कोई ग्राउंड नहीं दिया है. तो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके. Next question is, under which of the following article of the Indian Constitution it has been provided that all minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. Okay. It is given under Article 30. Article 30. Okay. Next question is, the Constitution of India recognizes only religious minorities, only linguistic minorities, religious and linguistic minorities, religious, linguistic and ethnic minorities. Right answer is option C. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह के माइनॉरिटीज की बात करता है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. दो ही ग्राउंड पे, इनफैक्ट प्रैक्टिस में ज्यादा डोमिनेंट तो रिलीजन है, रिलीजन के बेस पे ही माइनॉरिटीज को डिसाइड किया जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में दो बेस दिए हुए, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. राइट. So, right answer is option C. Next question on your screen is, which of the following is given the power to enforce the fundamental right by the Constitution? किसको पावर दी गई है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने की? हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट की तो इनफैक्ट सबसे बड़ी ड्यूटी यही है, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट. सो ऑप्शन देखते हैं. ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, नो. फंडामेंटल राइट की बात है तो यहाँ केवल हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आ जाएगा. पार्लियामेंट, नो. प्रेसिडेंट, नो. ऑप्शन डी इज करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Under the Indian Constitution, who is the guardian of the fundamental right? इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. Here, the right answer is option C, Supreme Court. Okay. Next question on your screen is, which one of the following statement is not correct? Not correct की बात हो रही है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें देखो बहुत कंफ्यूजन होती है. which one of the following is correct, not correct. कुछ नहीं होगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. राइट. तो जो पूछ रहा है आप उसे सर्किल कर लो या फिर आप उसे अंडरलाइन कर लो. राइट. ताकि आपका विजन क्लियर रहे. अदरवाइज ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है. यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है. देखते हैं. के एम मुंशी वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, के एम मुंशी ड्राफ्टिंग कमिटी के एक मेंबर थे. ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर.
7 member कमेटी थी, बी आर अम्बेडकर एंड 6 अदर मेंबर, राइट? तो 1 चेयरमैन एंड 6 अदर मेंबर, उनमें से के एम मुंशी भी थे. सो दिस इज राइट स्टेटमेंट. बी, the constitution of India was adopted by the constituent assembly. Yes, very simple fact. constitution of India किसने adopt किया? constituent assembly ने. The पंचायती राज was recommended by the बलवंत राय मेहता committee report 1957. ये भी सही है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज रिकमेंड तो किया ही था. The president of India is the president of India is the guardian of fundamental right under the constitution. No, अभी हमने जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन है उसमें हमने डिस्कस किया हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट? सो यहां पे क्या सही नहीं है? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज हियर द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following right can be enforced under Article 32 of Indian Constitution? Only fundamental right. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 32 से हम कौन से राइट एनफोर्स करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, ऑल द अबव, फंडामेंटल राइट. ओनली फंडामेंटल राइट, राइट? हालांकि फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो इन अ वे इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. बट कॉन्स्टिट्यूशन में और भी जगह पे कुछ कुछ राइट्स दिए हुए हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. आर्टिकल 32 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को टू इशू अ रिट, राइट? और आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू करता है. ओके, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी. वैसे आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट को रिट इशू करने की पावर देता है, हाई कोर्ट लीगल राइट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकता है. बट यहां इस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 32 उसकी बात कर रहा है. आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है और वो केवल फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following right was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? इट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज. ऑप्शन डी इज करेक्ट. उन्होंने क्या बोला था? अगर ये ना हो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है. इनफैक्ट फंडामेंटल राइट ये उसकी गारंटी देता है कि अगर आपका राइट वॉलेट हो तो आप आर्टिकल 32 इसके अंडर में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, राइट? और अगर ये ना हो तो फिर चाहे कितने भी राइट दे दो उसका क्या मतलब है? अगर उसके वॉलेट होने पे कोई प्रोटेक्शन की गारंटी ना हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है. और वो गारंटी कौन देता है? इट इज गिवन बाय आर्टिकल 32, राइट? और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसको कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस नाउ. Consider the following statement. Assertion: Dr. Ambedkar has described Article 32 of the Constitution as the very soul of it. Yes, right. अभी हमने इसको डिस्कस किया. तो A is right. रीजन देखते हैं. Article 32 provide an effective remedy against the violation of the fundamental right. Both are correct. A and R both are true, and R is the correct explanation of a yes. R दोनों सही है और R उसे एक्सप्लेन भी कर रहा है. जो बोला था डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई? बिकॉज इट प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट. ओके, सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज एक्सप्लेनिंग ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया The Supreme Court is empowered to issue different writ. अभी मैंने इसे एक्सप्लेन किया. For the enforcement of the fundamental right. देखो एक आर्टिकल से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. जब कोई आर्टिकल यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है पहली बार तो मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और फिर बाकी के क्वेश्चन उसी के डिफरेंट एस्पेक्ट से बन रहे हैं. तो यहाँ पे आर्टिकल 32
क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की पावर देता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? इट इज आर्टिकल 32, ऑप्शन ए। अभी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which one of the following writ is regarded as the greatest safeguard for the liberty of person? It is habeas corpus, right? It is greatest safeguard for the liberty of the person. Habeas corpus का मतलब क्या होता है? It is a Latin word and it means to have a body, right? मतलब अगर कोर्ट हेबस कॉर्पस का रिट इशू कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो जिसके लिए रिट इशू कर रहा है उसका सिंपल सा मतलब है कि उसको कोर्ट के सामने लेके आओ, राइट? तो अगर आप किसी को लीगली डिटेन कर रहे हैं तो ये हेबस कॉर्पस का रिट इशू हो सकता है, राइट? और इन अदर वे किसी तरह भी अगर जुडिशरी को लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये रिट इशू होना चाहिए तो रिट इशू कर सकता है और उस आदमी को डिटेंशन से बाहर निकलवा सकता है, राइट? सो this is the greatest safeguard of the liberty of the person. Okay, habeas corpus. Next question, which of the following is not correctly matched? Habeas corpus to have a body of, ये तो अभी हमने इसको डिस्कस किया, ये तो करेक्टली मैच है। सेकेंड इज मैंडेबस वी कमांड, यस मैंडेबस भी करेक्टली मैच है। प्रोहिबिशन टू बी, नो प्रोहिबिशन इज नॉट करेक्टली मैच। टू बी सर्टिफाइड ये रिट ऑफ सर्टिफाइड का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट? क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, यस ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रोहिबिशन में टू बी सर्टिफाइड इसका मतलब ये नहीं होता है। प्रोहिबिट मतलब रोकना, टू प्रोहिबिट, ओके? ये टू बी सर्टिफाइड ये रिट ऑफ सर्टिफाइड का उसका सेंस है ये। Now, next question on your screen is, in which petition judiciary order executive to perform their duty? In which petition judiciary our executive? It is mandamus, right? Option B is here right answer, mandamus. We command, इसका मतलब होता है we command. Command what? Do your mandatory duty. जो ड्यूटी आपको असाइन की गई है, जो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है, उसे आप ईमानदारी से फुलफिल करिए, उसे करिए, राइट? ये बोलने के लिए रिट ऑफ मैंडेमस इशू करती है सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो जुडिशरी ऑर्डर एग्जीक्यूटिव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी अंडर रिट ऑफ मैंडेमस, सो हियर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, which of the following is not correctly matched? फंडामेंटल राइट आर्टिकल, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, यस करेक्ट, करेक्टली मैच, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 23, ये बी इज नॉट करेक्टली मैच। दी फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, यस। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यस। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट बी, so here right answer is B. Protection against arrest and detention, it is given under article 22, okay? ये आर्टिकल 22 में है, 23 में नहीं है, ओके? तो ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप बताइए कि इसमें आपका स्कोर कितना गया। मैंने 26 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, अगर आपका स्कोर इसमें 20 प्लस है। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी थे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले। तो आप इसमें बताइए कि आपका स्कोर कितना है। अगर आपका स्कोर इसमें 20 प्लस है तो इट मीन्स, क्योंकि कुछ तो ह्यूमन एरर भी होते हैं ना, तो अगर 20 प्लस स्कोर है तो मतलब कि इस चैप्टर पे आपकी ठीक ठाक कमांड है। हालांकि सब सही होना चाहिए, ऑल द क्वेश्चन शुड बी राइट, और अगर इससे कम है तो मतलब आपको इसमें एक बार फिर मेहनत करने की जरूरत है, ओके? सो ये है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर
फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 से, राइट। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे चलेंगे। ओके, सो गुड बाय फॉर नाउ।